नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। शव से सनसनी, शोलों की विनाश लीला, विरोध पथ पर अन्नदाता, अवैध शराब पर नकेल, चाकूबाजी में गई जान, साइबर ठगों से सावधान, कोटा की होगी बत्ती गुल, 2020 का महामुकाबला, एक शादी ऐसी भी, पावनों की बहार। और 10 बजे की 5 बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे, जिसमें शव से सनसनी, शोलों की विनाश लीला, विरोध पथ पर अन्नदाता, एक शादी ऐसी भी और पावनों की बहार। और 12 से इस वक्त की बड़ी खबर, रिश्वत लेते बिजली विभाग का जेईएन ट्रैप हुआ है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। किसान से ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत ली थी। केलवाड़ा विद्युत विभाग में तैनात है आरोपी। तो 12 में रिश्वत लेते बिजली विभाग का जेईएन ट्रैप हुआ है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। किसान से ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। केलवाड़ा विद्युत विभाग में आरोपी तैनात है, लेकिन फिलहाल रिश्वत लेते हुए धरा गया। और विपिन 12 से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, किसान लंबे समय तक इंतजार करता है, पहले वो फॉर्म भरता है, उसके बाद के अंदर जाकर जो है बिजली लगने के ऑर्डर होते हैं, और उसके बाद लगातार इस तरीके के कर्मचारियों और अधिकारियों से उसका पाला पड़ता है कि उसके खेत तक बिजली पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जगह जगह पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें रिश्वत चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी ही दुखद बात है। और ये खेल जो है 12 जिले के केलवाड़ा जो जेईएन है, लंबे समय से शिकायतें थी और ये खेल इनके द्वारा खेला जा रहा था। बकायदा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद और लगने का जब नंबर आ जाता था, नंबर मेरिट के बावजूद जो है ये किसानों को अनैतिक रूप से परेशान करना की शिकायतें थी और लगातार इनसे पैसा वसूलने की बात सामने आ रही थी। इसी को लेकर किसान ने जो है बूंदी एसीबी जो पुलिस अपर अधीक्षक है ज्ञानचंद मीना, उनको शिकायत दी थी इस मामले में। और पूर्व में भी बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए ये किसान से ले चुका था और 15,000 रुपए की और डिमांड कर रहा था। तो वही 15,000 रुपए जो है आज किसान देने पहुंचा। इसी दौरान बूंदी एसीबी की टीम ने जो आरोपी जेईएन है केलवाड़ा का विक्रम मीणा, इसको उसके घर में ही ट्रैप किया है। सुबह सुबह की घटना थी। अभी फिलहाल बताना चाहूंगा कार्रवाई जारी है। कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है, लेकिन जो बात हुई है अधिकारियों से, उन्होंने ये बात बताई है कि जो 15,000 रुपए की रिश्वत लेते इस जेईएन को ट्रैप किया गया और घर में अभी कार्रवाई जारी है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि एक इस मामले में जब ये ट्रैप एसीबी बूंदी की टीम इसे ट्रैप करने पहुंची आरोपी जेईएन को, तो ये मौके से रिश्वत की राशि लेने के बाद फरार हुआ और इसने जो है एसीबी की टीम पर पथराव भी किया है। ये बड़ी सामने एक जानकारी आ रही है कि अपने बचाव यानी विपिन, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी की कोशिश की। और इस दौरान जब एसीबी की टीम ने जब पीछा किया तो उनके ऊपर पथराव किया, हमला किया। हालांकि एसीबी की टीम ने जो है इनको धर लिया रास्ते में। और फिलहाल जो अभी जो है आरोपी के आवास जो केलवाड़ा स्थित आवास है उसी पर कार्रवाई जारी है। और एसीबी कुछ ही देर में जो है पूरी घटनाक्रम का खुलासा करेगी कि किस तरह आरोपी ने जो है किन किन लोगों को अपना शिकार बनाया, किन किन से रिश्वत वसूली, किन किन को नाजायज परेशान किया। तो कुछ ही देर में जो है ये सारी घटनाक्रम जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो कार्रवाई जारी है। आरोपी को पकड़ लिया गया है 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। और अभी जो है जो कुछ पीड़ित है वो भी आरोपी के घर के बाहर जमा हो रहे हैं, जो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि हाँ ये जो है किसानों को। मेरा सवाल यही था कि जब इसने आज रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो न जाने ऐसे कितने किसान रहे होंगे जिनके ट्रांसफार्मर जो खेतों तक पहुंचाने के लिए इसने रिश्वत ली होगी। जांच उसकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग जुटना भी शुरू हो गए हैं। लोग जो है इसके घर के बाहर भीड़ लगनी शुरू होगी। तो कुछ वहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये लगातार जो है इस तरह किसानों को नाजायज परेशान करता था, उनसे अनैतिक मांग करता था और बिना रुपए लिए ट्रांसफार्मर नहीं लगाता था। और बिल्कुल एसीबी की पूरी जांच का हिस्सा होगा। एसीबी इस मामले पर भी अगर बयान दर्ज होते हैं तो जाहिर सी बात है कि एसीबी मामले को पड़ताल कर सकती है और भी लोग इसमें सामने आ सकते हैं जिनसे आरोपी ने रिश्वत वसूली हो। विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जालोर से, शव से सनसनी मच गई। जालोर में लूनी नदी में मां और बेटे का शव मिला है।
महिला के भाई ने हत्या का आरोप लगाया, पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, हत्या कर शव नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल जालोर के चित्तलवाना थाना क्षेत्र में लूणी नदी में मां बेटे के शव मिले हैं। इस मामले में महिला के पीहर पक्ष के उसके पति पर हत्या कर दोनों के शव नदी में डालने का आरोप लगाया है। युवती के भाई ने चित्तलवाना थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। और श्याम जालोर से हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, ये मां बेटे कौन थे, क्या इनकी उम्र रही होगी और क्या आरोप इसके पति पर लगे हैं? देखिए आसिफ, ये जालोर जिले के चित्तलवाना थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर लूणी नदी में मां बेटे का, ये बेटा जो मासूम है उसकी जो हत्या करके शव को नदी में फेंकने का जो है उसके मृतक जो है उसकी भाई ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उसके पति ने ही उसको मौत के घाट उतारा और उसके बाद में नदी में फेंक दिया है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से जो मृतक है उसके भाई की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। और जो पति था उसे जो है गिरफ्तार करने को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 30 अक्टूबर की रात को रंगी नाम की जो युवती थी और उसके बेटे गोविंद के साथ जो शव है जो खून से लथपथ लूणी नदी में मिला गया था। इसमें जो रायमल राम उसका भाई है उसने जो अपने जीजा गिरदारी पर आरोप लगाए। इन तमाम चीजों को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, आखिर किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन जो है खून से लथपथ जो शव मिलने के चलते तमाम जगहों पर ये जो सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की और उसके बाद में शव को पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को सुपुर्द कर दिया। लेकिन तमाम चीजों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी घटना में उसका पति का इन्वॉल्वमेंट था, ये जांच के बाद में ही पता चल पाएगा। जी आसिफ। श्याम, मृत महिला के घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उस एफआईआर में जिक्र किन शिकायतों का किया गया है, कब से ये झगड़ा चल रहा था? क्योंकि घर वालों को पहले से मालूम होगा, अगर आज उनकी उसके पति पर हत्या का आरोप लगाए तो झगड़ा बहुत पहले से होगा। तो आरोप क्या क्या है एफआईआर में? देखिए, जिस तरीके से जो उसके भाई ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से उस गिरदारी से उनकी फोन पे बात हुई थी उसमें कहा गया कि मेरी बहन है जो ढूंढने के लिए वो आए इधर उधर घूम रहे थे, चंपल किनारे नदी के पड़े थे और लंबे समय से घरेलू विवाद का जिक्र किया गया है। हालांकि तमाम चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई क्योंकि रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं हो पाया है, क्योंकि ये जांच के बाद में बयानों के बाद में पता चल पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस ने जिस तरीके से जो पीयर पक्ष के लोग थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम पहलुओं पर जांच के बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो घटना हुई है, ये नदी में शव मां बेटे का मिला है, उसके बाद में जालोर पुलिस ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी है। जी आसिफ। जानकारी के लिए श्याम आपका धन्यवाद। ये खबर जोधपुर से है। सूने मकान में सेंधमारी हुई, 75,000 नकदी, ज्वेलरी और मोबाइल चोरी किए गए। अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। बालाजी नगर नांदड़ा खुर्द की घटना, बनाड़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जोधपुर में सूने मकान में सेंधमारी की गई। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर, खबर में जिक्र है कि मकान सूना था, तो जब सूना मकान था तो वहां पर नकदी और मोबाइल क्या कर रहे थे? देखिए आसिफ जी, जो परिवादी ने जो शिकायत पेश की उसने बताया है कि वह और उसका परिवार किसी कारणवश बाहर गया था और इस दौरान उसने मकान में ताला जड़ रखा था और जब वो वापस लौटे तो ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था। जब पूरी तरह से जांच की तो पता चला कि करीब 75,000 रुपए नकदी जो कि उसकी अलमारी में थे, इसके अलावा स्वर्ण आभूषण और रजत आभूषण जो घर में रखे थे वो चोर चुरा कर ले गए। और बालाजी नगर नांदड़ा खुद निवासी नवल किशोर के घर में ये चोरी हुई है, जिसकी शिकायत उन्होंने पेश की है। सामान्य तो छोटा मोटा मकान के अंदर सामान जो है जो मकान मालिक रखे कहीं चले जाते हैं, उन्हें अंदेशा नहीं होता कि जो चोरी होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से आपने कहा कि जब मकान सुना था तो कहीं ना कहीं सावधानी जो है वो नहीं रखी गई, सामान कीमती सामान घर पे छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन यानी चंद्रशेखर, लोग घर से बाहर गए हुए थे, उस घर में लोग रहते थे?
जी उसी घर में निवास करते थे और किसी काम से बाहर गए थे। इस दौरान जो है पीछे मकान का ताला तोड़ा गया और चोरों ने जो है इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जोधपुर से एक और बड़ी खबर, अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 3 अवैध पिस्टल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। डांगियावास थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो जोधपुर से खबर मिल रही है जहां पर 3 अवैध पिस्टल बरामद की गई है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डांगियावास थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चंद्रशेखर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर, कौन ये लोग हैं जो अवैध हथियार रखते हैं और क्या जानकारी इस पूरी खबर के बारे में? देखिए, बात करें तो जोधपुर शहर में जिस प्रकार से लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं जो अपराध घटित होते हैं उस पर लगाम लगाने का जो पुलिस का ऑपरेशन है, जो अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, इसी की कड़ी में एक और कार्रवाई की गई। इसमें 2 आरोपी है, जिसमें देशनोक निवासी 22 वर्षीय पवन जाट और बीका सरचौका निवासी 19 वर्षीय कमोचंद नायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल बरामद की और सबसे बड़ी बात, लगातार जिस तरह से कार्रवाइयों में एक चीज सामने आ रही है कि जो अधिकांश अवैध पिस्टल रखने वाले जो आरोपी होते हैं, उनकी उम्र जो है वो करीब 20 से 25 के बीच में ज्यादातर जो है नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो कम उम्र के जो युवा है वो इस अवैध धंधे से कहीं ना कहीं जुड़े नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। जी चंद्रशेखर, इनसे पूछताछ में एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा भी हो सकता है, चूंकि आज इनके पास 3 अवैध हथियार मिले, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इन अवैध हथियारों के अंदर डीलिंग में काम कर रहे होंगे। देखिए आसिफ, अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो पिछले 2-3 महीने में 5 से 6 कार्रवाई जो है पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ की है। अधिकांश कार्रवाई के दौरान युवा जो है धंधे से जुड़े मिले और सबसे बड़ी बात, अधिकांश जो अवैध हथियार रखने वाले लोग हैं वो मध्य प्रदेश से जो है अवैध हथियार लाकर बेचते हैं। यह भी बात जो है सामने आई है। फिलहाल इस मामले में किस तरह से क्या हो रहा है इसको लेकर और किस तरह से ये इस अवैध धंधे को संचालित करते थे और कितने लोग इनसे जुड़े हैं, उसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है और डांगियावास थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जी, जानकारी के लिए चंद्रशेखर आपका धन्यवाद। पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिप्स और बिस्किट की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। वहीं 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। ट्रक से करीब 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट नगर थाना द्वारा लगातार पंजाब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। पिछले 3 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा ट्रक कंटेनर जब्त कर करोड़ों रुपए की अवैध शराब को बरामद किया गया है। और शाम हमारे साथ पाली से जुड़ गए। शाम, लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुजरात जो है अवैध शराब पहुंचाई जाती है, कई कंटेनर अब तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गोरख धंधा जारी है। शाम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो ये खबर पाली से, जहां पर 40 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। अवैध शराब है, तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। चिप्स और बिस्किट के पैकेट में छिपाकर और ये खबर कोटा से है। युवक ने जहर खाकर खुदकुशी की। जुआ खेलने के आरोप में ये पकड़ा गया था। एमपी पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है। एमपी पुलिस पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा है। पुलिस कर्मियों से परेशान होकर इस युवक ने खुदकुशी कर ली। खातौली थाना पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए कोटा से, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या था ये पूरा मामला और एमपी पुलिस का नाम भी इसमें जो है वो लिया जा रहा है? जी, क्या कि कोटा ग्रामीण इलाके का मामला है। कोटा ग्रामीण के जो सरहद है एमपी और राजस्थान की बॉर्डर, वहां का ये मामला है। वहां ताश खेलने के दौरान कुछ लोगों को
पुलिस ने पकड़ा था। और जो बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र पारेता नाम का एक युवक को पकड़ा था, तो उनसे रिश्वत की 20,000 रुपए की डिमांड की, जैसा परिजन आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद में जब रिश्वत नहीं देने पर उनको झूठे शराब के एक केस में फंसाने की धमकी दी, और बताया जा रहा है कि शराब के आरोप में उसको फिर से पकड़ा गया था। और पीड़ित का कहना है कि ये शराब उसकी गाड़ी में पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती पैसे जो डिमांड की थी रिश्वत की, वो नहीं देने के बाद रखी गई। उसके बाद में उस युवक ने ये कहा जा सकता है कि जो है अज्ञात विषाक्त का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसको एमबीएस अस्पताल लाया गया, और लेकिन यहाँ दम तोड़ दिया। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में उसके शव को रखवाया है। डीएसपी खुद मौके पर है। सीआई सहित कई पुलिस का जाब्ता यहाँ मोर्चे के बाद तैनात किया, और परिजनों में आक्रोश है एमपी पुलिस के खिलाफ। एमपी पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पीड़ित ने किसी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को जब तक न्याय नहीं दिया मिले तब तक मेरी बॉडी को नहीं उठाया जाए। हालांकि इस मामले में फिलहाल किसी ने पुष्टि नहीं की, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली से, पुलिस कर्मियों से परेशान होकर, आहत होकर उन्होंने सुसाइड करने का है जो आरोप पुलिस कर्मियों पे फिलहाल लगा है। फिलहाल जो है पुलिस जो कोटा की खातौली थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जो मामला पूरा है एमपी और जो राजस्थान की बॉर्डर पर, वहां जहां एमपी की सीमा लग जाती, वहां पुलिसकर्मी पहुंच गए थे, एमपी पुलिस। उसके बाद में ये एमपी पुलिस उनको पकड़ कर ले गए। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो खातौली थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। मेडिकल बोर्ड गठित करके इस मामले में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है, और फिलहाल खातौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है। जी ओम प्रकाश, चूंकि एमपी पुलिस का इसमें नाम आ रहा है, युवक ने सुसाइड किए, तो क्या उसने कोई सुसाइड नोट लिखा है जिसमें जिक्र किया गया उन एमपी पुलिस वालों का, या घर वालों ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें एमपी के पुलिसकर्मियों का नाम दर्ज है? जी, जो गरवाला परिवारजन है फिलहाल शिकायत दे रहे हैं। अभी ये कार्रवाई चल रही है, और लेकिन हमारी बात हुई परिजनों से, उन्होंने एक एएसआई का नाम जरूर बताया, पुलिस अधिकारी का। उस मामले में कितनी सत्यता ये तो जांच का विषय कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि खाकी सिर्फ शर्मसार हुई। और एमपी से सटे जो इलाके हैं वहां एमपी पुलिस पहुंची थी, और पुलिस कर्मियों से तंग आकर, आहत होकर जो है मामला ये फिर से सामने आया, ये कहा जा सकता है। क्योंकि मरने से पहले सुसाइड नोट के बारे में तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने, मृतक ने खुद ने एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट की जांच करने की बात की जा रही है। पोस्ट कहाँ है वो भी अभी फिलहाल पुलिस को नहीं मिली है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सुसाइड नोट टाइप एक पोस्ट जरूर शेयर की थी। कुल मिलाकर तमाम इन पहलुओं पे जांच करने के बाद सामने ये बात तो आ सकती है कि खाकी से परेशान होकर, तंग आकर उसने खुद को सुसाइड करने का जो आरोप है वो परिजनों द्वारा पुलिस कर्मियों पर लगाया जा रहा है। फिलहाल खातौली थाना पुलिस जो है मामले। जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जयपुर से है। मुरलीपुरा में मंदिर पुजारी सुसाइड केस में अपडेट, एक और नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शंकर लाल जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज था। 18 नवंबर को पुजारी गिरिराज शर्मा ने सुसाइड किया था। तो जयपुर में पुजारी सुसाइड केस में अपडेट, एक और नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मर्डर सुसाइड केस की पुलिस जांच कर रही थी और इसमें कई नाम सामने आ रहे थे, और अब जाकर एक और नाम की गिरफ्तारी। गिरिराज शर्मा ने 18 नवंबर को सुसाइड की थी। और विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या आरोप है इन पर? देखिए, 18 नवंबर की रात को मुरलीपुरा इलाके में एक कॉलोनी थी, वहां पर मंदिर के पुजारी गिरिराज शर्मा ने आत्मदाह किया था। सुबह करीब 5 बजे गिरिराज शर्मा अपने घर से निकले और कॉलोनी में ही रहने वाले मूलचंद मान के घर के सामने उन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़का और खुद को आग लगा दी थी। और बताया जा रहा है कि ये जो मूलचंद मान थे वो मंदिर विकास समिति के पदाधिकारी थे। और इसी पूरे मामले में अब शंकरलाल जोशी नाम और आरोपी की गिरफ्तारी मुरलीपुरा थाना पुलिस ने की है। वे पिछले लंबे समय से उनकी तलाश थी। तो ऐसे में अब जाकर के अब 6 आरोपी अब तक पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और मंदिर के पुजारी गिरिराज शर्मा ने खुदकुशी करने से पहले, आत्मदाह करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें बताया कि मंदिर के पिछले 25 साल से कलेश्वर लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा पूजा कर रहे थे, और मंदिर विकास समिति के लोग जो थे वो उनको परेशान कर रहे थे और काफी समय से उनको हटाने की कवायद भी
पड़ रही थी। ऐसे में परेशान होकर गिरिराज शर्मा ने 18 नवंबर की सुबह को आत्मदाह किया और पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था। अब एक और गिरफ्तारी पुलिस ने की है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा के चेचट थाना इलाके के ढाकिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में चारे में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते देखते आग तेजी से फैल गई और चारा जलकर खाक हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग से पूरा चारा जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि बिजली लाइन में स्पार्किंग से निकली चिंगारी से ट्रॉली में रखे चारे में आग लग गई। और ये तस्वीरें कोटा की, ट्रैक्टर ट्रॉली में ये चारा रखा था और भयानक आग थी, जिसकी वजह से पूरा चारा जलकर खाक हो गया। जब तक इस आग को बुझाया जाता, लोग कोशिश करते, तब तक चारा, चूंकि जल्दी सूखा चारा था, जल्दी आग पकड़ी और जलकर खाक। बारा में बेकाबू होकर कार पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, 2 घायल हुए। बापचा थाना क्षेत्र के घट्टा गांव के पास यह हादसा हुआ। गुना से कार सवार लौट रहे थे। रोड एक्सीडेंट जिसमें बेकाबू होकर एक कार पलट गई और कार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कार चकनाचूर हुई है। घट्टा गांव के पास यह हादसा हुआ। पूरी कार को जैसे क्रैशर में दे दिया गया। गुना से लौट रहे थे कार सवार। लोगों ने बताया कि कार थी भी तेज रफ्तार में। जालोर में किसानों का महापड़ाव जारी है। जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर महापड़ाव जारी है। पिछले 7 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। अनशन पर बैठे बुजुर्गों की लगातार तबियत बिगड़ रही है। महंत ने बुजुर्गों का जूस पिलाकर अनशन तोड़वा दिया। साधु संतों ने पहुंचकर किसानों का अनशन तोड़वाया। जालोर प्रशासन ने किसानों को नजरअंदाज किया। किसानों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर वार्ता करेगा। ये बुजुर्ग किसान है, कुछ संत पहुंचे। उम्र का तकाजा देखते हुए इन्हें जूस पिलाकर इनका अनशन तोड़वाया। जो बुजुर्ग किसान अनशन पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, लिहाजा उनका अनशन तोड़वाया गया। लेकिन अब तक, और श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। श्याम, जो बुजुर्ग अनशन पर बैठे थे, उनका अनशन तुड़वा दिया गया, संतों ने आकर तुड़वाया क्योंकि तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक प्रशासन की तरफ से इनसे कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि इनकी मांग पानी और बिजली की है। निश्चित तौर से आसिफ, पिछले 7 दिनों से किसान अपने हक के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद उसके विभागीय अधिकारी किस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं, इस चीज का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि बुजुर्ग किसान जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, इस वजह से साधु संतों ने पहुंच करके उनका अनशन तुड़वाया है और धरना लगातार जारी है। इसके साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल है, वो जयपुर जाकर के सीएमओ में वार्ता करेगा अपने हक की पानी की मांग को लेकर। लेकिन जिस तरीके से किसान अपने पानी व बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बार बार नजरअंदाज करने के चलते अब किसानों का गुस्सा भड़क रहा है। महापड़ाव के तहत आज दूसरा दिन है महापड़ाव का, हालांकि धरने का आज 7वां दिन है और वहां पर ही किसान तमाम प्रकार की राशन सामग्री के साथ किसान बैठे हुए हैं। अपने हक के पानी व 7 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर मांग कर रहे हैं। बावजूद उसके एक भी मांग, यानी कि 2 सिर्फ डिमांड है, उसमें से एक भी मांग मानने को प्रशासनिक लवाजमा है वो तैयार नहीं है और किसान अब भूखे प्यासे अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आसिफ, और लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। जी श्याम, खबर ये बता रही है कि एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर जाकर वार्ता करेगा। जब इनसे जालोर में कोई वार्ता नहीं कर रहा, तो जयपुर में इनसे वार्ता करेगा कौन? देखिए आसिफ, जिस तरीके से जो जन अभाव उपयोग निराकरण समिति के चेयरमैन है पुखराज पारासर, उनके साथ किसानों की वार्ता हुई है। उन्होंने बोला है कि जयपुर एक प्रतिनिधि मंडल आ जाइए और उसके बाद में हम जयपुर में वार्ता करेंगे। इसी के चलते वो तमाम किसान है वो एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जयपुर जाएगा और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जिस जवाई बांध का पानी नदी में छोड़ने की मांग की जा रही है, उसके
कुछ कमांड क्षेत्र के अंदर नहरी क्षेत्र आता है, उस नहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति है वो शुरू करने के चलते कुछ भाग तो किसानों के है 2 धड़ों में बढ़ जाएगी, क्योंकि एक धड़े के जो किसान हैं उनके पानी की आपूर्ति है वो नहरी क्षेत्र से सिंचाई होती है, तो वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे बसे हुए 186 गांव के किसान अब भयंकर पेयजल संकट की आड़ से उन्हें गुजरना पड़ेगा। अगर ये पानी नहीं छूटता है तो आने वाले समय के अंदर 186 गांवों के अंदर भयंकर अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो जाएगी। भूजल स्तर है वो गिर चुका है, किसानों के जो खेत है वो अब बंजर में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि पानी की आपूर्ति नहीं होने के चलते किसान अब बर्बाद हो रहे हैं। जी आसिफ। श्याम, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटता हूं। सांचौर में फर्जी पट्टे बनाने के विरोध में धरना दिया जा रहा है, यानी कि एक तरफ जालोर में, दूसरी तरफ सांचौर में बीजेपी का 3 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। फर्जी पट्टों को लेकर पार्षदों का धरना जारी है। पूर्व विधायक चौधरी भी धरने पर बैठे। समझाइश को मौके पर पहुंचे एसडीएम, वार्ता फेल हो चुकी है। और श्याम हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? 3 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है बीजेपी का भी। देखिए आशीष, सांचौर नगर पालिका के अंदर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत फर्जी पट्टे जारी करने को लेकर बीजेपी पार्षदों के साथ में तमाम जो लोग हैं उनका विरोध प्रदर्शन आज 3 दिनों से जारी है। इसके अंदर जो सांचौर के पूर्व विधायक है जीवाराम चौधरी भी पहुंचे थे और उन्होंने भी धरने में समर्थन किया, और उसके साथ में उपखंड अधिकारी वो मौके पर पहुंचे। जो पार्षद थे उन्हें समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वार्ता है वो विफल हो चुकी है। पार्षदों की मांग है कि जिस तरीके से जो फर्जी पट्टे हैं वो वितरण किए गए थे, अपने चहेते लोगों को पट्टे वितरण किए, साथ में शहर में सफाई व्यवस्थाओं की बात करें या रोड लाइट की बात करें, सड़कों के निर्माण, इन तमाम मांगों को लेकर सांचौर के अंदर बीजेपी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है और पार्षदों ने साफ तौर से ये कह दिया कि अगर हमारी मांगों को लेकर किसी भी तरीके से जो अधिकारी अपनी हट रजरमिता छोड़ करके अपनी मांगों को लेकर आगे आएंगे तो उसी के बाद में समझौता हो सकता है। इन तमाम मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।